आईएएस का मोटिवेशन कहाँ से मिला? आपने 2 अटेम्प्ट दिए हैं, पहले अटेम्प्ट आपका रह गया था और दूसरे अटेम्प्ट में आपकी 364वीं रैंक आई है। पहले अटेम्प्ट में क्या हुआ था? मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब सब्जेक्ट चूज करते हैं हम, तो उसमें प्राथमिकताएं आप कौन कौन से सब्जेक्ट को रखोगे सबसे पहले टॉप पर? अब ऐसा लगता तो होगा ना आपको कि हाँ मैं कुछ करके आया हूँ, कुछ ठीक ठाक किया है। कर्जा ले लेकर पढ़े हैं हम। नमस्कार दोस्तों, NKRJ भारत न्यूज से मैं नरेंद्र कुमार और आज मेरे साथ हैं जतिन कुमार जी। जतिन कुमार के बारे में बात करूं तो एक राजस्थान के अलवर ज़िले के छोटे से गांव बेरोज में पढ़े लिखे। शायद आपकी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई है? नहीं, सरकारी तो नहीं था। प्रारंभिक स्कूल जो स्कूल प्राइवेट ही था वो, और अभी वो स्कूल भी नहीं है। स्कूल समाप्त हो चुके हैं, बंद हो गया वो। पुराने टीचर जो स्कूलों में आपके जब बाल्यावस्था में थे, हम जब स्कूल में जाते हैं तो वो टीचर मिले होंगे? टीचर तो क्या, वो भाई थे मेरे, फैमिली वालों ने खोल रखा था स्कूल, तो वो वहीं मिलते हैं, वो कहाँ जाएंगे, तो घर पे ही रहते हैं। बैकग्राउंड के बारे में मैंने आपका सुना है कि बैकग्राउंड से मतलब एक सही परिवार है आपका, खाता पीता परिवार है, ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल पिछड़ा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत फहमी है, ये गलत सूचना दी गई है आपको किसी ने। मैंने सूचना मिली आपके पिताजी टीचर है। वो देखो, टीचर हैं, लेकिन अभी स्थितियाँ ठीक हुई हैं हमारी ना। जिस टाइम पे हम पढ़ते थे, मैं और मेरा भाई 8th 9th 10th, ये लगा लो कि 12th, या फिर मैं कहूँगा ग्रेजुएशन तक हालात ऐसे थे कि मतलब कर्जा ले लेकर पढ़े हैं हम। असलियत तो ये है। अब अभी ये है कि भाई की भी सरकारी नौकरी है, मेरी भी लग गई थी, पापा भी हेडमास्टर हो चुके हैं, तो अभी हालात ठीक हैं। लेकिन 2019 में भाई की शादी थी, तो उस टाइम तक ये लगा लीजिए हमने कर्जा चुकाया है। लाइब्रेरी में हम पढ़ते हैं, अभी कुछ समय पहले मैंने भी एक न्यूज़ चैनल शुरू किया है, तो मैं रीट की तैयारी कर रहा था, मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जब एग्ज़ाम थे तो रोने लग गए थे जी। तो कुछ थे, उन्होंने सहारा लगाया कि रो मत, आगे देखते हैं, होगा तो ठीक है। जब रीट का पेपर जो इतना आसान होता है उसके अंदर बच्चे रोने लग जाते हैं, तो आपने भी देखा होगा जब यूपीएससी के बच्चे हैं तो उसमें मतलब ऐसा हुआ आपके साथ भी क्या? कोई देखा हो रोता हुआ, रो रहा हो, या बड़े ही अवसाद में चला गया हो? मतलब मैं तो, मेरा कुछ ऐसा था नहीं, रोने रहने का सिस्टम मेरे साथ तो हुआ नहीं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं। देखो, यूपीएससी का जब मेंस का पेपर होता है उसमें कई सारे पेपर होते हैं, तो एक भी पेपर आपका बिगड़ गया ना तो आप बाहर है लिस्ट से। तो उस टाइम पे किसी का ऐसे का बिगड़ गया, किसी का क्वेश्चन छूट गया, तो वो रोते हैं, सच में रोते हैं वो, क्योंकि 1 साल बर्बाद होता है आपका। आपने मेहनत की है, आपका सब कुछ ख़राब हो गया, 1 क्वेश्चन छूट गया, 2 क्वेश्चन छूट गए, तो उनसे वो लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, वो इंटरव्यू भी नहीं दे पाते। तो बच्चे रोते हैं, लेकिन मेरे साथ भगवान का आशीर्वाद रहा। मैं तो ये कहूँगा कि मेरा कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटा, मेरे सारे पेपर भी अच्छे हुए, तो मतलब ये नौबत तो नहीं आई कम से कम। आपका नाम जतिन है और कहा जाता है कि जतिन का एक नाम है, भगवान शंकर का ही नाम है जतिन, और आज शनिवार भी है और हनुमान जी का वार भी है, और ये सब के सब भगवान शंकर के ही अंश हैं। ऐसे में आज तो आप कम से कम झूठ नहीं बोलोगे। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब सब्जेक्ट चूज करते हैं हम, तो उसमें प्राथमिकताएं आप कौन कौन से सब्जेक्ट को रखोगे सबसे पहले टॉप पर? मेंस में देखो, 4 पेपर तो जीएस के होते हैं, वो सबके एक समान है, सबको देने ही देने हैं। एक ऐसे का पेपर होता है, वो भी सबको देना है। एक ऑप्शनल चूज करना पड़ता है जिसके 2 पेपर होते हैं, वो सबका अलग अलग होता है। मेरे साथ ऐसा था कि मैंने 5 साल नौकरी करी एफसीआई में। मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है वैसे, लेकिन उस टाइम वो सारा कनेक्टिविटी टूट गई थी। और दूसरा, मैं हिंदी मीडियम से था, तो हिंदी मीडियम से साइंस में नंबर कम आते हैं, तो वो भी मेरे को देखना था। इसी बीच में मैंने नॉन कॉलेज से पीजी कर लिया था ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी भर्तरी कॉलेज से, राइट? भर्तरी कॉलेज से ज्योग्राफी मैंने इसलिए लिया था क्योंकि वो साइंस के थोड़ा सा नज़दीक लगता है मेरे को। वो सब्जेक्ट मतलब उसमें आपके कंसेप्ट आते हैं, रटना ज़्यादा नहीं पड़ता है, तो मैंने ज्योग्राफी लिया था। और ये सब की अलग अलग व्यू पॉइंट होता है कि किसी को हिस्ट्री अच्छा लगता है, वो हिस्ट्री में कंफर्टेबल है, किसी को पीएसआईआर अच्छा लगता है, किसी को सोशोलॉजी अच्छा लगता है, सबका अपना अपना अलग व्यू पॉइंट होता है। आपने ज्योग्राफी की बात की, तो ज्योग्राफी में अगर कोई व्यक्ति मेंस लिखे तो उसके लिए बुकें कौन कौन सी अच्छी रहेगी? देखिए, मैं कई बार कई मंचों से भी बोल चुका हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने किसी भी सब्जेक्ट के लिए, एक पॉलिटी को छोड़ दूँ, किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई बुक नहीं पढ़ी। मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं, इंटरनेट से, यूट्यूब से खुद के नोट्स बनाए, उन्हीं को रिवाइज़ किया। आप ये कह रहे हो कि टीचर जो पढ़ाते हैं
यूट्यूब के अंदर या विकिपीडिया के माध्यम से आपने नोट्स बनाए और उन्हीं का आपने आंसर लिखा? उन्हीं को बार बार रिवाइज। आंसर की प्रैक्टिस कितनी की आपने? आंसर की प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। जून में रिजल्ट आया था आई थिंक, तो जुलाई में मैंने पढ़ा, जुलाई पढ़ा मैंने, अगस्त में पूरा अगस्त मैंने आंसर राइटिंग करी। लगभग मैंने 30 दिन आंसर लिखे होंगे। 30 दिन में किसी दिन एक पेपर पूरा लिखा है, किसी दिन मैंने 2 पेपर भी पूरे लिखे हैं। मतलब एक पेपर 3 घंटे का, दूसरा पेपर 6 घंटे का। तो वो आंसर राइटिंग चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो आप डायरेक्ट मेंस में जाओगे तो आपके वही बात होती है, क्वेश्चन छूटेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि पूछ क्या रहा है, आप कुछ और लिख के आ जाएंगे और फिर वही कि मेंस से लिस्ट से बाहर हो जाएंगे आप। तो आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, हाथ तुड़वाने पड़ते हैं, हाथों में गड्ढे पड़ते हैं, अंगूठे में दर्द होता है, सब कुछ होता है। वही है ना कि मतलब वो टाइम तो मेरे को ही पता है, मैं ही बता सकता हूँ कि मैंने किस तरीके से उस टाइम लिखा। अब जो रिज़ल्ट आया वो तो खैर सबको पता है, वो सबको दिख रहा है, लेकिन मेरी क्या हालत थी। मैं स्पेशली मेडिकल पे जाके एक दवाई लेके आया कि भाई ऐसी दवाई दे दे 3 घंटे मेरे हाथों में दर्द नहीं हो कम से कम। लेकिन मतलब मैं ये कहूँगा कि भगवान का आशीर्वाद रहा, मेरे को वो दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक ठाक हो गया सारा काम। एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, आपने हिंदी मीडियम से हैं, राजस्थान के अलवर की बात करें तो अधिकतर बंदों का माध्यम ही हिंदी है, और अलवर की बात करें तो हम एक ऐसे क्षेत्र में आ जाते हैं जहाँ हरियाणा से भी टच है, इधर हम थोड़ी सी अगर बात करें तो यूपी से भी टच हो जाते हैं, और हमारी जो भाषा है ना तो वो हिंदी रहती है, ना हरियाणवी रहती है, और ना ही वो ब्रजवाटी रहती है। तो हमारी भाषा बिल्कुल एक अलग हो चुकी है जिस क्षेत्र से आप और मैं हैं। तो ऐसे में हमारे पास ऑप्शन होता है केवल इंग्लिश का। तो इंग्लिश कितनी महत्वपूर्ण है इसमें यूपीएससी में? यूपीएससी के एग्ज़ाम में यूपीएससी पास करने के बाद तो इंग्लिश चाहिए आपको, क्योंकि आपका जो काम है वो बड़े लेवल पर चलता है, वहाँ इंग्लिश चाहिए। और इंग्लिश भी ऐसी चाहिए कि काम चल जाए, वो नहीं है कि बस फर्राटेदार इंग्लिश बोलनी है, यूएस से सीख के आएंगे, उससे वो किसी को आती है किसी को नहीं आती, ठीक है, उससे काम चल जाता है। लेकिन आपको अगर यूपीएससी की परीक्षा लिखनी है तो वो भी सबका अपना अलग अलग व्यू पॉइंट है। जैसे मेरी जो स्कूली शिक्षा हुई है वो मैंने आज तक हिंदी में पढ़ा है सब कुछ, मैंने पीजी तक हिंदी लैंग्वेज में की है। तो मेरा ये था कि भाई एक बार हिंदी से ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है तो मुझे चाहिए भी था कि मैं एक बार हिंदी से ट्राई करके देखूँ। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हम इंग्लिश से ट्राई कर सकते हैं। मेरे साथ इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं हिंदी में भी उतना ही हूँ, इंग्लिश में भी उतना ही हूँ। आपने 2 अटैम्प्ट दिए हैं, पहले अटैम्प्ट आपका रह गया था और दूसरे अटैम्प्ट में आपकी 364वीं रैंक आई है। पहले अटैम्प्ट में क्या हुआ था? पहले अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स पास नहीं हुआ था, और उसका एक मेन रीज़न मैं जो समझ पाया हूँ आज तक वो यही था कि मैंने टाइम ज़्यादा नहीं दिया था। टाइम ज़्यादा क्योंकि मैंने फरवरी में नौकरी छोड़ी और जून में वो पेपर था, तो 5 महीनों में मैंने जो पढ़ाई करी उसके बेस पे प्रीलिम्स दिया। मतलब तैयारी तो अच्छी हो गई थी, लेकिन वही है कि 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो गए तो प्रीलिम्स पास नहीं हुआ। लेकिन वो जो होता है ना, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। अगर हो भी जाता तो मेरा मेंस नहीं होता उस टाइम। आईएएस का मोटिवेशन कहाँ से मिला? मोटिवेशन तो देखो एफसीआई में रहते हुए ही मिला कि भाई मेरा जो मैंने एक इंटरव्यू पहले भी दिया था, उसमें भी ये कहा था कि मेरे को एफसीआई ने डीमोटिवेट कर दिया था कि यहाँ जो काम है ना उससे आपकी ज़िंदगी नहीं चल सकती, उससे आप कुछ इनोवेशन नहीं कर सकते, उससे आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते, लोगों की भलाई नहीं कर सकते। आपको तनख्वाह मिल रही है, आपका घर चल रहा है, बस इतना ही होता है। और वहाँ पर भी जो मैं जैसे नॉर्थ जोन में पोस्टेड था, तो नॉर्थ जोन का जो हेड था वो ईडी सर होते थे और वो ईडी आईएएस होते हैं। तो वहाँ से थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला कि यार जब यहाँ रहना ही नहीं है तो मतलब तैयारी करनी है तो कुछ अच्छा ही करें। तो इसीलिए मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की। अगर आपको अब सरकार दोबारा से ईडी में भेज दे, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं एफसीआई में, उस टाइम आप जाकर करप्शन को किस तरह से रोक पाओगे? देखो मैंने एफसीआई में देखा है, मैंने महसूस किया है कि करप्शन है, ये तो मानना पड़ेगा। ये सब देखो जैसे वो आपने ऑपरेशन कनक का जिक्र किया, वहाँ पे भी लोग पकड़े गए हैं और हमारे सामने भी कई फाइल्स आती थी, उसमें दिखता था कि करप्शन हो रहा है। सिंपल सी चीज़ ये है कि जो करप्शन है ना वो एक तो निचले लेवल पे है, जो असिस्टेंट है वो करप्शन करते हैं, एक हायर लेवल पे उनके पास घर बैठे पैसा आता है। तो कुछ ऐसी स्कीम्स चलाई जाएँ, कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, और जैसा कर भी रहे हैं। अभी कुछ बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, जैसे मैंने एफसीआई छोड़ा उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और उस करप्शन में थोड़ी कमी आई है। लेकिन अभी वही है ना कि हमारे जो लोग हैं इंडिया के, वो एक तरीका ढूंढ लेते हैं। आप कुछ एक्ट बनाओ, उसमें से तरीका ढूंढ लेंगे, इसमें से बाहर नहीं। जुगाड़ी आदमी है, जुगाड़ी आदमी है। तो उसके लिए भी ना एक
नई प्रॉब्लम आई आपके सामने तो उसका तरीका जो है सोल्यूशन का वो ढूंढना पड़ेगा। फिर यही चीज़ होती है, वो बार बार एक कोलाबोरेशन सा हो चुका है लोगों का कि जो किसान आएगा उससे इतने पैसे लेने हैं, जो मंडी में काम कर रहा है आप ये कह रहे हो कि मतलब अब तो रिश्वत मांगनी और एक आदत होगी और रिश्वत देनी भी आदत होगी लोगों में। मेरे साथ के कई बच्चे, मैं तो जैसे वहाँ पे था, ऑफिस में था, तो वहाँ ऐसा कोई मतलब ही नहीं था और मेरे को तो कुछ करना ही नहीं था। देखो मेरा तो हमेशा से शुरू से फंडा रहा है, जितना है उसमें खुश है। मेरी शादी भी नहीं हुई है तो इतना पैसा मिल रहा था कि मैं मतलब काम बढ़िया चल रहा था अपना। लेकिन मेरे साथ के जो लड़के हैं वो कुछ जो फील्ड में पोस्टेड हैं, तो उनके मुँह से मैंने सुना है ये चीज़ें कि ऐसा होता है। अभी मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा। अभी जो ये इंटरव्यू है ये मेरे दोस्त भी देखेंगे जो लाइब्रेरी में इस समय पढ़ रहे हैं। जी जी। उन्होंने ही मुझे कहा था कि आपका इंटरव्यू लूँ। बहुत सारे दोस्त हैं वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं और बोलते हैं कि हम टीचर की तैयारी कर रहे हैं। ये झूठ मतलब को कितना बोला जाता है? यूपीएससी की तैयारी करने वाले कितने लोग झूठ बोलते हैं? कि मैंने तो उनकी बुक पढ़ ली थी ना कि भाई ये तो यूपीएससी की है, तो मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ, तो झूठ बोल रहे हैं। तो इतनी झूठ बोलनी पड़ती है क्या? नहीं, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है उससे? मेरे को तो नहीं लगता कि झूठ बोलना चाहिए। लोगों को ये डर होता है, यूपीएससी एक बड़ा एग्ज़ाम है, अगर नहीं निकला तो रिश्तेदार क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, ये डर होता है, इसलिए लोग झूठ बोलते हैं कि यार बताते ही नहीं है ना। अब मेरे को देखो, मेरी सोच ये है कि क्यों झूठ बोलना है? अगर नहीं हुआ तो मेरा नहीं हुआ ना, मेरी ज़िंदगी मैं कुछ और अच्छा कर लूँगा। अगर हो गया तो फिर लोग आ ही जाएंगे। आप बताइए। मैं अभी कुछ देर पहले आपके परिवारजनों से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि हमें पहले ही पता था कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और उसका हो जाएगा। ये विश्वास होता है, ये विश्वास होता है। मेरा तो सबको पता था कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, पर ये होता है मैंने नौकरी छोड़ दी तो लोग ये भी कहते थे ये तो पागल है। गांव में कैसा माहौल है? अरे गांव में पूछो मत, मतलब 25 तारीख का फंक्शन था गांव में, 25 तारीख को गया था रिजल्ट आने के बाद। इतना खुश थे लोग, मैं ज़िंदगी भर कर्जा नहीं उतार पाऊँगा, इतनी भीड़ थी। ततारपुर चौराया तो ये समझ लो, चौराया से बेरोज मोड़ तक इतनी गाड़ियाँ, इतने लोग, सब कुछ जाम था, सब कुछ। अब ऐसा लगता तो होगा ना आपको कि हाँ मैं कुछ करके आया हूँ, कुछ ठीक ठाक किया है, लोगों की अभिलाषा है उसको पूरा कर सकता हूँ, इस मापदंड तक तो मैं पहुँच गया हूँ, ऐसा लगता है आपको? देखिए वो ठीक है कि यूपीएससी हो गया, मतलब मेहनत करी, साथ था कुछ लोगों का, हो गया। चैलेंजेस अभी आएंगे, अब आएगा, अभी ये शुरुआत है, अभी काम करना है आगे ना। तो मैंने जिस वजह से तैयारी की थी कि भाई मैंने समस्याएं देखी हैं गांव में, मैंने महसूस किया है चीज़ों को, मैंने गरीबी झेली है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैंने जो समस्या मैंने झेली है ना, वो मेरे बच्चे या मेरे जो भाई हैं छोटे, बहन है छोटी, वो नहीं झेले, उनके सामने नहीं आए। मतलब इनको एक प्लेटफॉर्म तैयार मिले कि यार हाँ मेरे चाचा ने कर लिया, मेरे भाई ने कर लिया, तो हम भी तो कर ही सकते हैं ना। जतिन भाई एक सवाल और है, हम लाइब्रेरी जाते हैं, हम अगर देखते हैं कस्बों के अंदर लाइब्रेरी अब तो कस्बों में हो गई है, पहले बड़े बड़े शहरों में थी लाइब्रेरी। अगर हम बात करें गाँव की तो बेरोज गाँव में लाइब्रेरी है ना? नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं खुलवाऊं, मेरी एक मतलब इच्छा है ये कि वहाँ जाके लोग पढ़ें, अभी नहीं है। बेरोज के निवासियों, जो एक घोषणा भाई साहब ने पहले ही कर दी है, जतिन जी ने नहीं करी है, मेरी इच्छा है ये। इच्छा सपना है इनका, पूरा करेंगे। मैं किसी से भी करवाऊँ, कैसे भी करवाऊँ, मैं मतलब कोशिश करूँगा कि मैं खोल सकूँ। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अपने अलवर की बात करें तो एक पीकेसी जो ईआरसीपी की योजना है, एक तो धौलपुर से नहर आ सकती है अपने अलवर में, एक आ सकती है नहर हरियाणा से, पहले कौन सी आ सकती है? देखो उसका तो टाइम ही 2051 दे रखा है, आधी सर्विस तो हमारी वैसे ही होगी। आधी सर्विस होगी। मैं ये कह रहा था कि अब जैसे चुनाव चल रहे थे लोकसभा के, तो मैं जब मुझे मिले थे प्रत्याशी जी, और जब मैं गांव में जाता था तो वो कहते थे ईआरसीपी की, मैंने कहा तब तक तो शायद प्रत्याशी भी नहीं रहेंगे जब तक वो नहर आएगी। देखो गांव में लोग भोले होते हैं, है ना, उनको कुछ भी कह दो वो उसी तरह मान लेंगे। उनको नहीं पता कि अगर नहर की घोषणा हुई है तो नहर के बनने का क्या प्रोसेस है, नहर कैसे बनेगी, कहाँ से पानी आएगा, ये मतलब गांव वालों को नहीं पता होता। असलियत ये है, उन्होंने कह दिया, इन्होंने मान लिया, बात ख़त्म। अब वो चाहे बने 20 साल में, बने 30 साल में, तो हमें तो फ़ायदा नहीं होगा ना। हाँ, हमारी अगली पीढ़ी को फ़ायदा होगा, लेकिन इसका कोई, देखो वो तो एक फ्यूचरिस्टिक प्लान हो गया, लेकिन अभी तो कोई सोल्यूशन चाहिए ना। गाँव में पानी नहीं है, गाँव में मतलब लोगों को, औरतों को 2-2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर जाना पड़ता है, पानी नहीं है। मैं दोबारा से अपने सवाल रिपीट करूंगा
कि हरियाणा से पहले नहर आ सकती है या धौलपुर से? वो एक पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया ना। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2051 तक अगर नहर आएगी तो ये तो मर जाएंगे हमारे किसान हैं जो अपने गांव के लोग हैं। आपको देखो, हरियाणा से जो नहर आएगी उसमें 2 स्टेट्स हैं, है ना। 2 स्टेट्स के पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। 2 स्टेट, अब उनकी खुद का कुछ ऐसा होगा कि भाई मेरे कार्यकाल में हो जाए, उसके कार्यकाल में तो होनी नहीं चाहिए। तो ये एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है, क्योंकि देखो ERCP का जो मसला है वो तो पहले से चल रहा है ना। राजस्थान सरकार तो पहले भी थी, तब तो सोल्यूशन नहीं निकला। 5 साल तो हमारे खत्म कर दिए गए ERCP। इसी मसले पे ख़त्म हो गए ना। वो पॉलिटिकल विल की बात होती है। तो मेरी तो भाई ये अब जैसे 2050 तक बनेगा, ये टाइम लगेगा उसमें, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि कुछ ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए ना कि भाई अभी के लिए तो कुछ मिले। अब जो ये 25 साल है इनमें क्या करेंगे लोग? पानी कहाँ से आएगा? मैं गया था, एक गांव है अपने सिखों का, मेयो का, किशनगढ़ जो विधानसभा है उसका बिल्कुल अंतिम गांव है, रामगढ़ विधानसभा के बिल्कुल। वहाँ लगभग 1350 फुट नीचे पानी है अभी फिलहाल। तो बड़ी मुश्किल से टैंकरों से पानी मंगवा देते हैं, किसी तरह से ऐसे करते हैं कि वो रुपए उगाते हैं पहले और 500 रुपये इकट्ठा करते हैं, फिर किसी की बिजली चलवाते हैं, फिर पानी लेके आते हैं। अब मैं सवाल आता हूँ अपनी पढ़ाई के ऊपर, वो अनुशासन कितना ज़रूरी है और टाइम टेबल कितना ज़रूरी है और उसका पालन करना भी कितना ज़रूरी है? देखिए, अनुशासन तो चाहिए ही चाहिए, टाइम टेबल मेरे हिसाब से नहीं चाहिए। क्योंकि आपने टाइम टेबल बना लिया 8 से 12 पढ़ना है सुबह, उस टाइम हो सकता है किसी दिन आपका मन नहीं हो, तो ज़रूरी थोड़ी है पढ़ना, छोड़ दो, किताब बंद कर दो, मौज मस्ती करके आओ, 1 घंटा बाहर घूम के आओ, फिर आपको लगेगा कि यार मैंने 1 घंटा वेस्ट कर दिया है, फिर आप पढ़ोगे। तो अनुशासन भी ना वो वाला अनुशासन चाहिए जो खुद से रहे। अब कई बार क्या होता है कि मोटिवेशन लेने जाते हैं लोग, पता नहीं किस किस की कहानियाँ सुनते हैं, उससे मोटिवेशन मिलता है। उससे क्या होगा? तुम 2 घंटा पढ़ लोगे, 3 घंटा पढ़ लोगे, कल को फिर तुम ऐसे ही घूमोगे। मोटिवेशन आता है अंदर से आता है, खुद को करना है ना, खुद को ही करना है ना। तो वो सामने वाला क्या बताएगा मेरे को? मैं उससे क्यों पूछूं? अगर मेरे को करना है, मेरी मेहनत है, मेरी ज़िंदगी है, मेरे परिवार का सवाल है, मेरी लाइफ का सवाल है, तो मैं पढ़ूँ ना। मेरे को अनुशासित रहना है, मेरे को धैर्य रखना है, मेरे को संयम रखना है, मेरे को त्याग करना है, तो अनुशासन चाहिए। अभी जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं और मेरी तरह जो रीट की तैयारी कर रहे थे, अगर मैं कहूँ तो मैंने भी RS की तैयारी की थी, वो किसी को बताया नहीं, मैंने कहा कि रीट की तैयारी कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो थक चुके हैं। मैं मीडिया में आ गया जी, मुझे लगा कि अब बस एंड करना चाहिए, अब एज हो गई है, अब एक नई शुरुआत करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो बिल्कुल चिपक के बैठे हुए हैं कि नहीं मुझे तो IAS बनना है या UPSC क्लियर करनी है, और एक जो वो कहते हैं ना बंदर वाली मूंगफली है कि पकड़ रखी है और थप्पड़ टिकने लग रहे हैं और उसको छोड़ नहीं रहा है, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैंने एक शायद बच्ची ने सवाल पूछा था तो मैंने उसको भी ये जवाब दिया था। UPSC की तैयारी 2 से 3 साल की है, आप अपना 100% दे दो, मतलब मेहनत करो, कोई कसर मत छोड़ो। अगर फिर भी नहीं हुआ ना तो आप कुछ अल्टरनेट सोचो उसका। अब ऐसा नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी के बहुत कीमती बेस कीमती 6-7 साल उसमें लगा रहे हो, और अगर 6-7 साल बाद नहीं हुआ तो फिर आपको ये महसूस होगा कि यार उसी टाइम छोड़ देता। छोड़ना भी देखो, अटैम्प्ट दिए जाते हैं, जैसे जनरल कैंडिडेट को 6 अटैम्प्ट मिलते हैं, अटैम्प्ट सारे दो अपने, लेकिन 2-3 साल की तैयारी करने के बाद आप अपना कुछ ऑल्टरनेट देख लो कि यार इसमें नहीं तो मतलब एक लाइफ भी तो होती है ना, वो भी तो जीनी होती है। आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते UPSC के पीछे, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मैंने जैसे एग्जांपल भी दिया था, रघुराम राजन जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज मतलब अच्छी पोजीशंस में हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी जानते हैं, गाँव की बात करें तो मायावती अनपढ़ है, जबकि उनको नहीं पता कि वो एक शिक्षिका थी, बिल्कुल शिक्षिका थी, और शायद गवर्नमेंट थी, वो बिल्कुल गवर्नमेंट शिक्षिका थी, UPSC की तैयारी की थी, लेकिन देखो भगवान ने उनको क्या से क्या दे दिया। IAS बनती, वो मुख्यमंत्री बन गई। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग बिल्कुल चिपक के बैठे हैं कि नहीं UPSC अब निकल जाएगी, उनको तो वही छोड़, मोह कैसे तोड़े वो? देखो, मोह तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, ये इनको UPSC का, किसी को पैसे का होता है, किसी को और चीज़ का होता है। इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती है ना। अब जैसे मेरा हो गया, अब मेरी ये इच्छा है कि मेरे को राजस्थान कैडर मिले, और राजस्थान कैडर मिल गया तो मेरी ये इच्छा हो गई मेरे को अलवर मिले जिला, है ना। तो ये इच्छाएं तो बढ़ती रहेंगी, इनका कुछ अंत नहीं हो सकता। यही है कि भाई जो मिल जाए अपना कोशिश करते रहो, कोशिश करती रहनी चाहिए, लेकिन आप किसी चीज़ के पीछे मत बैठो, क्योंकि उससे ना आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है,
आपके घर वाले भी डिप्रेशन में आते हैं, आप भी डिप्रेशन में आ जाओगे एक दिन। मैं इंटरव्यू देने गया उस दिन, एक बंदा था जिसने 12 अटैम्प्ट दिए हैं यूपीएससी के, 7 मेंस लिखे हैं उसने, 5 बार इंटरव्यू दिया है और उस बार भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेल हो गया, फेल थोड़ी हुआ है। अगर आपका यूपीएससी में चयन नहीं होता तो आप किस तरफ जाते? मैं कोचिंग में जाता, पढ़ाने के लिए, टीचर में पक्का था ये। मैंने मतलब पहले ही सोच रखा था ये। मैंने जैसे बताया भी था, मेरे को 3 अटैम्प्ट देने थे। 3 अटैम्प्ट में अगर नहीं होता तो मैं कोई मतलब वही एजुकेटर टाइप का कुछ काम करते हैं। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो शिक्षा नीति 2020 आई है। जी जी। इससे पहले भी शिक्षा नीति आती रहती थी। दिक्कत कहाँ है? नई नई शिक्षा नीति आ जाती है। पुरानियों की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने तैयारी की है, शिक्षा नीतियाँ पढ़ी है, ऐसे में पुरानी जो शिक्षा नीतियाँ हैं उनको तो इम्प्लीमेंट किया नहीं जाता सरकार से, नई लेके आ जाते हैं। ये विद्यालयों के लिए भी एक मतलब बोरियत महसूस कराती है, शिक्षकों के लिए भी, और बच्चों के लिए तो बोझ है ही है। देखिए, मैंने फिर कहा, पहले भी कहा था कि प्रॉब्लम मतलब पॉलिसीज़ में नहीं है, एक्ट्स में नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है। अगर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट ठीक से हो जाएं, फॉर एग्जांपल जो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी थी वो कहाँ इम्प्लीमेंट हुई ठीक से, अगर वही हो जाती तो उसी में अमेंड कर देते ना, उसी में हम कुछ चीज़ें और जोड़ देते हैं। देखो, चीज़ें मतलब इवॉल्व होती हैं, टाइम के साथ इवोल्यूशन होता है, तो उसी में अमेंड करते जाओ। कुछ चीज़ें होती हैं जो जोड़ते जाओ, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना। और मैं ये कोशिश करूँगा ना कि मेरा जो ध्यान है वो इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा हो, क्योंकि गाँव में चीज़ें पहुँचती कहाँ हैं, नहीं पहुँचती ना। सबको पता है कि गाँव में वहाँ से एसी कमरों में बैठ के जो एक्ट बनाए जाते हैं वो गाँव में कहाँ इम्प्लीमेंट होते हैं। मैं एक देसी सवाल पूछना चाहूँगा, खेतों में काम किया है आपने? देखो, हमारे खेत हैं, मैं बचपन में जाता था खेतों में, लेकिन मेरे पापा जब टीचर बने तो उन्होंने मेरे को बाहर पढ़ाया है। 8 तक हम जाते थे खेतों में, जब 8 तक मैं गांव में पढ़ा था। 9th 10th में हम खैरतल आ गए थे पढ़ने के लिए, तो मतलब काम वो छोटे थे तभी किया है, थोड़ा बहुत, मैंने वैसे नहीं किया। मैं अंत करता हूँ वीडियो का, और अब हम एक शायरी सुनना चाहेंगे आपकी जो मोटिवेट करे लोगों को, हरियाणवी जो शायरी होती है। वैसे तो याद थोड़ी ना है। चलो एक काम कीजिए, कोई ऐसी शायरी सुना दीजिए जो याद हो आपको। वही याद है जो मेरे को YouTube पे चल रही है आजकल। कौन सी? मेरी वाली सुनाइए, वही सुनाइए, हमारे चैनल पे भी सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाते हैं कि ले हम पाट गए न्यारे, ले हमने छोड़ दी कश्ती, ले हम आगे किनारे, कई डाल की मस्ती छोड़ दी, ले हमने अपनी हस्ती छोड़ दी, तने मिल गया ना मेरे तलाक अच्छा, सारी दुनिया झूठी बस एक तेरा यार साचा, लाख जन्म की बात करया करते, लाख जन्म की बात करया करते, एक तो कम है ना यार, चल मैं भूल गया पुराने किस्से, फिर भी गम तो गम है ना यार, फिर तो गम है ना गम यार। इसी के साथ हम अपना ये जो प्रोग्राम है समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और NKRJ भारत न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम।